नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम की तरफ से है। एक दिन पहले ही भारत की तरफ से रशिया को S-400 सिस्टम की बाकी बचे हुए 2 रेजिमेंट को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। इसके एक दिन बाद स्पुतनिक इंडिया की तरफ से S-400 सिस्टम और यूनाइटेड स्टेट की 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसके बाद S-400 सिस्टम और 3rd सिस्टम में से कौन सा बेहतर है, इसको लेके सोशल मीडिया पर और डिफेंस फोरम पर बहुत बड़ा डिबेट छिड़ चुका है। तो अभी हम इसी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में कौन सा बेहतर था और भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दिए जाने वाले सैंक्शंस की धमकी को इग्नोर करके 3rd के बदले S-400 सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला क्यों किया गया था। S-400 की सबसे बड़ी खासियत उसका फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है, जो अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम को सीमलेसली इंटीग्रेट करने के साथ हाई वेलोसिटी और लॉन्ग रेंज टारगेट को भी हैंडल करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एयरक्राफ्ट हो जाए, यूएवी हो जाए, फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो जाए, इन सभी को टैकल करने में S-400 सिस्टम का जवाब नहीं है। वहीं पर 3rd सिस्टम का मेन फोकस प्राइमरीली बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट करने तक ही सीमित है, जिसके कारण उसका एंगेजमेंट स्पेक्ट्रम S-400 सिस्टम जितना वाइड नहीं है। दूसरा मेजर एडवांटेज है S-400 सिस्टम का मल्टी रडार कॉम्पैक्टिबिलिटी सिस्टम, जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन नेटवर्क के अंदर काम करने की ताकत देता है। इस एडेप्टेबिलिटी के सामने 3rd सिस्टम का स्पेशलाइज्ड हाई एल्टीट्यूड थ्रेट के लिए लिमिटेड अप्रोच थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। S-400 सिस्टम का एक और शानदार फीचर है इसकी जैमिंग रेजिस्टेंस, यानी कि हाईली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में भी ये इजीली ऑपरेट कर सकता है। साथ ही इसका रोड मोबाइल डिजाइन मॉडर्न बैटलफील्ड की डायनामिक डिमांड के लिए काफी परफेक्ट बनता है, जो इसको जल्दी से जल्दी डिप्लॉय और रीलोकेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हाईली मोबाइल सिस्टम है। वहीं 3rd की बात करें तो ये स्टेशनरी होने की वजह से यहाँ पर S-400 सिस्टम की मोबिलिटी के सामने काफी पीछे पड़ जाता है। अब भारत यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश कर रहा था, ना कि एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तलाश कर रहा था, जिस वजह से भारत की तरफ से S-400 सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि इसे हम मल्टीपल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि हमारे पास पहले से ही खुद की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो हमको टेक्निकली 3rd जैसे कोई भी डेडिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं थी, और इसी वजह से भारत की तरफ से बिना डरे S-400 सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया था। अगला अपडेट भारत की फ्यूचर कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेके, और अभी हम लोग प्रोजेक्ट 76 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर कुल मिलाकर 6 से 12 इंडिजिनस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाए जाने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमारे सबमरीन्स में जो डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो इंपोर्टेड इंजन हुआ करते थे, लेकिन अभी जो सबमरीन बनाया जाने वाला है उसमें कंप्लीटली इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके लिए अभी इंडियन नेवी की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ डिस्कशन किया जा रहा है, जिसके पास मरीन स्टैंडर्ड की डीजल इंजन को बनाने का अच्छा खासा अनुभव मौजूद है। एस्टिमेशन के मुताबिक हमारे प्रोजेक्ट 76 के अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन के लिए हमें 1300 किलोवाट स्टैंडर्ड की इंजन की जरूरत पड़ने वाली है, और कुल मिलाकर एक सबमरीन को पावर करने के लिए हमें ऐसे 2 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। इस प्रोजेक्ट के पीछे नेवी का एक स्ट्रेटेजिक विजन है। लोकली सोर्स इंजन का इस्तेमाल करने से सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी ही कम नहीं होगी, बल्कि सप्लाई चेन रिलायबिलिटी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ भी काफी प्रमोट होगा। जैसे ही इंजन की टेक्निकल रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होता है, इसके तुरंत बाद ही डेवलपमेंट फेज को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसे कि इस इंजन को अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से बनाया जाने वाला है, तो इसमें ज़्यादा डिले होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है, जो भारत की नेवल मॉडर्नाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन भी बनने वाला है। प्रोजेक्ट 76 के लिए जो डीजल इंजन डेवलप किए जा रहे हैं, उनका यूज सिर्फ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन तक ही सीमित नहीं होने वाला है। सोर्सेज का कहना है कि इंजन फ्यूचर में प्रोजेक्ट 77 यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन में डीजल इंजन को एक बैकअप पावर सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी भी कारण की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई दिक्कत आती है, तो वहां पर डीजल इंजन को एक बैकअप सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग सिस्टम और इमरजेंसी प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला अपडेट मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज को लेके, और डिफेंस की सेक्टर में इस तरीके की डिस्प्लेज का काफी डिमांड होता है, जिनको एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी फाइटर जेट की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए एक मॉडर्न इंडिजिनस मल्टी फंक्शन डिस्प्ले को डेवलप करने के लिए टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है।
कुल मिलाकर अभी जो हमारे फाइटर जेट के कॉकपिट सिस्टम हैं वो आउटडेटेड बन चुके हैं और ये लेगेसी सिस्टम मॉडर्न कॉम्बैट और रिकॉनेंस मिशन के लिए रिक्वायर्ड रियल टाइम डाटा को प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या फिर दिक्कत देते हैं। इसी वजह से अभी स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है जो पायलट को क्रिटिकल मिशन और फ्लाइट डाटा को सीमलेसली एक्सेस करने में मदद करने वाला है। इस नई मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के फीचर की बात करें तो ये एक एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होगा जो हाई रिजोल्यूशन की टच कैपेबिलिटी के साथ आएगा, जिसकी मदद से पायलट फ्लाइट, नेविगेशन, वेपन्स और सेंसर डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, जो कॉकपिट एनवायरनमेंट को यूजर फ्रेंडली बनाने वाला है। साथ ही सबसे खास बात ये कि ये मल्टी फंक्शन डिस्प्ले लेगेसी कन्फिगरेशन जैसे कि डरीन 1 और डरीन 2 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ भी कॉम्पैक्टेबल होने वाले, यानी कि इनको इंडियन एयरफोर्स की किसी भी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा और फ्यूचर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल इसको जगुआर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इस मल्टी फंक्शन डिस्प्ले की मॉड्यूलर आर्किटेक्चर इसको फ्यूचर मिशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेबल बनाने वाला है। ये सिर्फ जगुआर फ्लीट के लिए नहीं बल्कि आगे चल के दूसरी एयरक्राफ्ट और डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बल्कि जगुआर्स की बात करें तो जगुआर काफी आउटडेटेड बन चुके हैं और आज की डेट की मॉडर्न बैटल के लिए कुछ खास इफेक्टिव होने की उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। एक तो इनके स्पेयर पार्ट मिलने में काफ़ी दिक्कत होता है और 2030 के बाद इनको रिटायर करने का भी फैसला किया जा चुका है। तो अभी इनके लिए मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस को डेवलप करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट में हमको 1 साल लग जाता है और सभी जगुआर्स में इन नए मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस को इंस्टॉल करने में हमको 1 साल और भी लग जाता है, तो 3 से 5 साल के लिए इनको अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि इससे पैसे की बर्बादी होने वाली है। लेकिन अगर इन मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस को आगे चल के बाकी सिस्टम में भी इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया जाता है तो ये कुछ पॉइंट वाली बात बन सकती है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 31 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था, जिसमें 15 ड्रोन सिर्फ इंडियन नेवी ऑपरेट करने वाली और बाकी बचे 16 में से 8-8 करके आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जाएगा। अब मोस्टली प्रेडेटर ड्रोन के साथ इंपोर्टेड वेपन सिस्टम ही एक्वायर किए जाने वाले थे, जिसमें हेलफायर जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल शामिल थे। लेकिन नेवी की तरफ से अभी अपनी प्रेडेटर ड्रोन्स में इंपोर्टेड वेपन के बदले इंडिजिनस वेपन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी प्रेडेटर ड्रोन्स में DRDO की तरफ से डेवलप किए गए NASM-SR मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान बना रहे हैं, जो कि इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अब नेवी इनको खरीद रहे तो इनको मैरीटाइम एनवायरनमेंट ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसकी जो हेलफायर मिसाइल है, जो कि एक एंटी टैंक और एयर टू सरफेस मिसाइल है, उसका कोई खास काम नहीं है, बल्कि मैरीटाइम एनवायरनमेंट में हमें जो टारगेट मिलने वाले वो नेवल टारगेट होने वाले हैं। इसी वजह से अभी इसमें एक डेडिकेटेड एंटी शिप मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। पहले बैच के प्रेडेटर ड्रोन्स इंडियन नेवी को 2027 तक डिलीवर होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बाद इसमें NASM-SR मिसाइल को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और 2030 से पहले ही इन ड्रोन्स में NASM-SR मिसाइल को फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। NASM-SR एक एडवांस हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट और रॉकेट मोटर के साथ आता है, जो इसको एवरेज मार्क 0.8 तक की क्रूजिंग स्पीड को प्रोवाइड करता है। NASM-SR भारत का पहला इंडिजिनस लाइटवेट कैटेगरी की एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल होने वाला है, जिसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। साथ ही इसको ड्रोन से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो नेवल टारगेट को प्रिसिशन के साथ एंगेज करने की कैपेबिलिटी देता है। इस मिसाइल की खासियत इसका सी स्कीमिंग फ्लाइट प्रोफाइल होने वाला है, जो इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करता है, जिस वजह से दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम इसको इजीली ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इसका एरोडायनामिक डिजाइन 4 ट्रापेजोनल विंग्स और 4 डेल्टा फिन के साथ आते हैं, जो इसकी फ्लाइट के दौरान इसको मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं, जो मूविंग मैरीटाइम टारगेट को हिट करने के लिए काफी जरूरी होता है। और इसी वजह से किसी इंपोर्टेड सिस्टम को खरीदने के बदले अभी नेवी की तरफ से हमारे इंडिजिनस एंटी-शिप मिसाइल को प्रेडेटर ड्रोन में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।